देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग वर्ण विचार से पहले तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या होता है? देखिए, वर्ण विचार क्या कहते हैं, व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्णों का कैसे उच्चारण किया जाता है, उसका आकार कैसा होता है, उनका भेद कैसा होता है, तथा उनसे वर्ण से जो शब्द बनता है इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या नियम है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसका साधारण सा वर्ण विचार का डेफिनेशन ये हो गया कि वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है या वह विभाग है जिसमें अक्षर या वर्णों के उच्चारण आकार तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे ही हम वर्ण विचार कहते हैं। तो इसका पहले साधारण सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, भेद, आकार तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। देखिए, परिभाषा में ये लिखा हुआ है, वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है। यानी कि वर्ण विचार किसका भाग है? वर्ण विचार भी व्याकरण का ही भाग है जिसमें अक्षरों के उच्चारण कहने का मतलब ये हुआ कि अक्षर या वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है, फिर क्या कहते हैं वर्ण का कितना भेद होता है, फिर वर्ण का क्या आकार होता है, तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन ये हुआ, वर्ण से कई सारे वर्ण को मिलाकर जो एक शब्द बनता है, तो यह कैसे बनाया जाता है, किस नियम के आधार पर बनाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार। इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इनको क्या कहेंगे? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार का साधारण सा परिभाषा ये हो गया, वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों, यानी कि अक्षर और वर्ण एक चीज को ही कहा जाता है। अक्षर का ही दूसरा नाम वर्ण है, वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। अक्षरों के उच्चारण, भेद, आकार तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार। तो तब तक में इसका डिफिनेशन लिखिए वर्ण विचार का, ये फिर आगे बताते हैं। ठीक है, ये वर्ण विचार कंप्लीट हो गया। अब इसके अंतर्गत आता है, देखिए वर्ण विचार, यहाँ दो को शब्द लिखा हुआ, इसमें आता है एक वर्ण। तो वर्ण के बारे में हम जानते हैं किसको कहते हैं। वर्ण क्या होता है या वर्ण होता क्या है, या वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण का साधारण सा मतलब है कि अक्षर जो हम लिखते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं, या क्या कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं या अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का साधारण सा डिफिनेशन ये हो गया, जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके
वही वर्ण कहलाता है। देखिए, इसका वर्ण का साधारण सा परिभाषा ये हो गया कि जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसी को वर्ण कहते हैं। इसका जैसे ये हो गया, वर्ण में सब अक्षर आ जाता है, जैसे अ, क, च, ट, आ इत्यादि। पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। वर्ण किसको कहते हैं? जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे ही वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण का परिभाषा जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। सार्थक खंड या टुकड़ा कहने का मतलब ये होता है, जैसे देखिए क है, इसका टुकड़ा करेंगे तो क हलंत जोड़ अ होगा। इसमें हलंत लग गया। हलंत लगने का ये मतलब हो गया कि ये सार्थक रूप से नहीं हुआ। उसके आगे देखिए च है, च जो हलंत जोड़ अ, इसमें भी हलंत लग गया, इसलिए ये क्या हुआ? सार्थक रूप से टुकड़ा नहीं हुआ। तो वर्ण का साधारण सा परिभाषा जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब इसके आगे आता है वर्णमाला। वर्ण के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण में ही वर्णमाला। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला का क्या कहते हैं? अलग अलग टुकड़ा करेंगे तो वर्ण जोड़ माला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जोड़ माला का मतलब होता है समूह। तो अक्षर का जो समूह होता है उसी को कहते हैं वर्णमाला, या वर्ण का जो समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसी को कहते हैं हम वर्णमाला। तो वर्णमाला का साधारण सा डिफिनेशन ये हो गया कि वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका साधारण सा डिफिनेशन ये हो गया, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका जैसे में हो जाएगा, जैसे देखिए कटहल लिखना है, कटहल, इसमें भी देखिए क एगो वर्ण है, ट भी एगो वर्ण है, ह भी वर्ण है, ल भी एगो वर्ण है। यानी कि चारों वर्ण को इकट्ठा किए एक समूह में लाए तो ये क्या बन गया? कटहल। जैसे पनघट लिखना है, पनघट, तो प भी वर्ण है, न भी वर्ण है, घ भी वर्ण है, ट भी वर्ण है। इस सबको जब इकट्ठा किए यानी कि एक ग्रुप में लाए तो ये क्या बन गया? पनघट, पनघट। तो अर्थात कहने का मतलब हुआ वर्ण का जो समूह बना, इस समूह को ही हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के डिफिनेशन में भी दिया हुआ है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ 4 गो वर्ण मिला, एक समूह बना, इसी को वर्णमाला कहेंगे। यहाँ भी 4 वर्ण मिला, एक समूह बना, इसको ही हम वर्णमाला कहेंगे। अब देखिए वर्णमाला तक कंप्लीट हो गया। अब बारी आता है कि वर्ण का कितना भेद होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद आता है वर्ण का कितना भेद होता है। तो वर्ण का क्या कहते हैं? 2 भेद होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए इसको, तो अब बात आता है वर्ण का। वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण का कितना भेद होता है। वर्ण तो जान गए किसको कहते हैं, वर्ण का भेद के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण।
स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे। पहले स्वर वर्ण के बारे में जान लेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण, इसका साधारण सा डिफिनेशन ये होता है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं अपने आप होता है, यानी कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का मदद नहीं लेना पड़ता, अपने आप उसका उच्चारण हो जाता है, उसी को कहते हैं स्वर वर्ण। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अदर लेटर या अदर वर्ण के सहायता से होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। इसका डिफिनेशन ये हो गया। जैसे देखिए स्वर वर्ण का क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा अ। इसमें तो मान लीजिए किसी का सहायता लेने का जरूरी नहीं है। अ के बाद हर्ष ई, इसको ई कहते हैं। तो इसमें देखिए ये जो ई बोलते हैं या हर्ष ई जो बोलते हैं, तो इसमें भी किसी का सहायता लेने का जरूरी नहीं है। तो आइए पहले इसके हम परिभाषा पे चलते हैं। इसका परिभाषा ये हो गया, जिस वर्णों का उच्चारण बिना किसी के सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में इसका हो गया अ, हर्ष ई, आ, हर्ष उ इत्यादि। देखिए क्या कहते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अगर दोनों का परिभाषा आपके सामने आएगा तब जाके आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण का परिभाषा ये होता है, जिस वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है, यानी कि इसका उच्चारण खुद स्वयं अपने आप होता है, इसमें किसी का सहारा लेने का जरूरी नहीं पड़ता है। तो उसको ही क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया अ, हर्षी, आ, हर्षौ, दीर्घाऊ भी होगा। उसके बाद क्या कहते हैं ए, ऐ, ये सब भी होगा। अब क्या कहते हैं, जैसे ही व्यंजन वर्ण का बात आता है तो इसका साधारण से डिफिनेशन ये हो जाता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, या जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के साथ मिलने पर होता है, इसे ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। इसमें किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है, लेकिन इसमें सहायता लेना पड़ता है। अंतर दोनों में बस यही है, स्वर वर्ण अपने आप बोला जाता है, बिना सहायता के बोला जाता है, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है ना, सहायता के साथ बोला जाता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, जिस वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के साथ होता है, उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया क, च, ट, य इत्यादि। अब देखेंगे क का उच्चारण, च का उच्चारण, ट का उच्चारण और य का उच्चारण में स्वर का सहायता कैसे आता है, कैसे स्वर से सहायता लिया जाता है। जैसे आप उच्चारण कीजिए क आप जैसे ही उच्चारण करेंगे तो इसमें देखिए क्या आता है, क को अगर उच्चारण कीजिएगा तो क के अंतिम में ओ आता है, क, यानी कि क हलंत जोर अ बराबर क। तो यहां देखिए ओ आ गया, ओ को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। तो क का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो रहा है। अगला उदाहरण है च। इसका क्या उच्चारण जो कीजिएगा तो इसके अंत में भी ओ आता है, जैसे च अंतिम में ओ आ रहा है। इसका देखिए च हलंत जोर ओ, च हो गया, यहां भी ओ आ रहा है। ओ क्या हो गया हमारा, स्वर वर्ण, यानी कि इसका व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे होगा, स्वर वर्ण की सहायता से। अगर यहां देखिए
इसको टी कर दीजिए। इसमें देखिए, इसमें इ दोनों में तो अ आ गया, और टी में देखिए क्या होता है, तो हलंत जोड़ दीर्घ ई आता है। इसका अलग, इसको अलग अलग कीजिए, तो ट हलंत जोड़ दीर्घ ई। दीर्घ ई ये क्या हो गया, हमारा स्वर वर्ण हो गया। तो व्यंजन वर्ण जितना भी है ये बिना स्वर के सहायता से बोला ही नहीं जा पाएगा। यानी कि साधारण से इसका दोनों का परिभाषा में अंतर ये हो गया, स्वर जो है अपने आप बोला जाता है, व्यंजन क्या है, सहायता के साथ बोला जाता है। तो अगर पूछेगा किसके सहायता के साथ बोला जाता है, तो स्वर वर्ण की सहायता से। स्वर वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है, इसमें किसी का मदद नहीं लेना पड़ता है। लेकिन व्यंजन वर्ण का जैसे ही बात आएगा तो इसमें क्या होगा, स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाएगा। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। ये हो गया स्वर व्यंजन। जैसे देखिए, ये तो स्वर हो गया, ये को में जो हल लगा हुआ ना, इसी को क्या कहते हैं अपना लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं हलंत। इसको क्या कहते हैं, जैसे देखिए को में ये लगा हुआ, इसी को कहते हैं हलंत, या इसका शुद्ध रूप ये होता है हल। ये को जो है ना, ये तो है व्यंजन, लेकिन बिना स्वर के सहायता से ही बोला जाता है। अगर इसमें क्या कहते हैं हलंत लगा देंगे तो ये बिना स्वर के सहायता से ही बोला जाएगा। तो इस टाइप का शब्द जितना भी आएगा, जैसे को आ गया, इसके बाद देखिए मो में ये लगा दिए हलंत, जिसको हल कहते हैं, तो ये क्या हुआ, बिना स्वर के सहायता से ही बोला जाता है। अब देखिए पढ़ेंगे स्वर वर्ण का कितना भेद होता है। इसका जो है 3 भेद होता है मुख्य रूप से। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर वर्ण का 3 भाग होता है, या इसका 3 रूप होता है, जिसको भेद कहते हैं। पहला रूप हो गया, यानी कि पहला भाग ये हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तो अब हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण का जो 3 भेद होता है या भाग होता है, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, ह्रस्व स्वर। एक मात्रा का समय लगने का कहने का मतलब ये हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं हल्का सा ही उच्चारण करना पड़ता है और ये अपने आप आ जाता है। जैसे देखिए इसका अ, इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगा उच्चारण करने में अ। उसके बाद देखिए ई, जिसको हर्ष ई कहते हैं, ये ई हो गया, ई कहने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद उ, जिसको हर्ष उ कहते हैं, तो ये उ कहने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। तो पहले इसका पहले तीनों को पहले बता देते हैं। उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें देखिए ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, जिसको गांव भर के क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं आ हर्षई दीर्घई। इसमें देखिए 2 मात्रा का समय कैसे लगता है ये बता रहे हैं। इसका जो खंड कीजिएगा तो इसमें क्या आ रहा है, ओ जोर ओ, तब जाके मिलके बना है आ। इसका भी खंड कीजिए, हर्ष ई जोर हर्ष ई, तब जाके मिला बना है दीर्घ ई। इसका भी अगर खंड कीजिएगा, इसका भी, उसके बाद इसका भी अगर खंड कीजिएगा तो ये क्या आ जाता है, हर्ष उ जोर हर्ष उ, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, दीर्घ उ। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ भी 2, यहाँ भी हो, तो इसलिए इसमें लिखे हैं 2 मात्रा। अब देखिए प्लुत स्वर में आता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। कितना मात्रा का,
तीन मात्रा का। जैसे आप बोलिए हे राम, या तो स्पष्ट हो रहा है तीन मात्रा का समय लग रहा है, हे राम, हे कृष्ण। यहां स्पष्ट रूप से तीन मात्रा का समय लग रहा है। तो अब देखिए इसका जैसे ही डिफिनेशन का बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिस स्वर के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में बता ही दिया ऊपर में क्या होगा, और हर्ष ई हर्ष उ। अब अगला बात आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है। इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ऊपर में लिख ही दिए हैं इसका भी, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। कैसे लगता है दो मात्रा का समय, ये भी हम बता दिए हैं। अब तीसरा इसका डिफिनेशन होता है क्या कहते हैं परिवार, इसका भेद है पुलुत स्वर। इसका हम डिफिनेशन में जानेंगे क्या होता है। ह्रस्व स्वर में देखिए एक मात्रा का समय लगा, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगा, उसी तरह पुलुत स्वर में तीन मात्रा का समय लगेगा। तो इसका साधारण से डिफिनेशन ये हो गया, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ऊपर में लिख दिया, जैसे हे राम, हे राम, हे कृष्ण। अब देखिए इसको शॉर्टकट तरीका में समझने का ट्रिक जानते हैं। स्वर वर्ण का तीन भेद होता है, ह्रस्व स्वर, स्वर का तीन भेद होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है। इसका साधारण से डिफिनेशन हो गया, जिस किसी के भी उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा उसी को ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर का बात आएगा तो वहां दो मात्रा का समय लगेगा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगेगा उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आएंगे, प्लुत स्वर के उच्चारण में क्या होता है, तीन मात्रा का समय लगता है। तो ये क्या हो गया, ये प्लुत स्वर होगा। यानी कि कहने का सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगेगा, और प्लुत स्वर में तीन मात्रा का समय लगेगा। तो ये पूरा हो गया स्वर का तीनों भेद। अब एक आता है इन सब में क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर से हट के अलग है, इसका यानी कि स्वर का भेद नहीं है। तो आइए पहले उसको भी देख लेते हैं। अगला बताए थे संयुक्त स्वर। जो स्वर दो स्वर के संयुक्त का, इसका देखिए, इसका अगर खंड कीजिएगा, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। क्या होता है, मिला हुआ।
स्वर का तो स्वर होता ही है, यहाँ व्यंजन नहीं आएगा। क्या आएगा? आएगा तो स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आ सकता है। तो इसका साधारण सा परिभाषा हो गया, दो स्वर के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहते हैं। दो स्वर के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। इसका जैसे देख लीजिए, इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। दो स्वर के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसका साधारण से परिभाषा देखिए, दो स्वर के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसी को क्या कहते हैं? हम संयुक्त स्वर। यहाँ जब भी बात होगा, जब भी कोई वर्ण या अक्षर आएगा तो क्या आएगा? स्वर ही आएगा, व्यंजन यहाँ आएगा ही नहीं। तो दो स्वर के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसको क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। आइए इसके क्या कहते हैं एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ जोड़ हर्ष ई बराबर ए। यहां देखिए अ भी आपका स्वर है, हर्ष ई भी स्वर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना? जो नया वर्ण बना, इसी को क्या कहेंगे हम? संयुक्त स्वर। अ जोड़ हर्ष उ बराबर क्या होता है? ओ। देख रहे हैं ना, अ जोड़ हर्ष ई बराबर होता है ए, अ जोड़ हर्ष उ बराबर क्या होता है? ओ। अ जोड़ ए बराबर होता है ओह सॉरी आई। अब यहां देखिए, ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये जो नया वर्ण बना है इसी को हम कहेंगे संयुक्त स्वर। ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये जो नया वर्ण बना है इसी को हम संयुक्त स्वर कहेंगे। ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये जो नया वर्ण बना इसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। तो ये क्या कहते हैं, डिफिनेशन के अनुसार इसका परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। दो स्वर के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे ही संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, दो गो स्वर आपस में मिला तो एक नया वर्ण बना, दो गो स्वर आपस में मिला एक नया वर्ण बना। यहाँ भी दो गो स्वर आपस में मिला एक नया वर्ण बना। इसका क्या कहते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ जोड़ औ बराबर होता है औ। ये भी स्वर, ये भी स्वर, एक नया वर्ण बना, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर।